नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। उसके बाद पाठ पर प्रकाश डालूंगा। पहले आप शीर्षक को समझ लीजिए कि आखिर इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों पड़ा। रीढ़ की हड्डी आप जानते होंगे, जिसको इंग्लिश में बैकबोन कहा जाता है। शरीर का ये मेरुदंड है। शरीर इसी पर खड़ा है। यदि किसी के शरीर में रीढ़ की हड्डी कामयाब न हो तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से खड़े नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे खड़ा होने में कठिनाई होती है। दूसरी तरफ नाटककार माथुर कहते हैं कि व्यक्ति का यदि व्यक्तित्व सही न हो तो वह उसी भांति नजर आता है मानो उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं हो। इस एकांकी में शंकर नाम का एक लड़का है जो काफी हीन भावना के रूप में देखा जाता है। आखिर शंकर को हीन भावना के रूप में क्यों देखा जाता है? उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है। वह स्कूल और कॉलेज के इर्द गिर्द लड़कियों के फेरे में, लड़कियों के चक्कर में हमेशा घूमते रहता है और कुछ गलत करते हुए जब वह पकड़ा जाता है तो लड़कियों द्वारा, टीचरों द्वारा तथा अन्य लोगों द्वारा उसकी काफी मरम्मत होती है। मरम्मत होने के बावजूद उसको उतनी चोट आ जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है और वह लड़का पूर्ण रूप से खड़ा होने में असमर्थ हो जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी मानो है ही नहीं। जब भी वह बैठता है, खड़ा होता है, शरीर के आधे भाग से वह झुका रहता है। क्यों झुका रहता है? उसका व्यक्तित्व सही नहीं है, व्यक्तित्व विहीन है। मानो व्यक्ति के शरीर में रहने वाली रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। जिस व्यक्ति का मोरल नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नैतिकता का जिनका पतन हो गया है, जो मोरली गिरा हुआ है, उस व्यक्ति का रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये उजागर होता है और शंकर नाम के लड़का का रीढ़ की हड्डी पता चलता है कि वास्तव में नहीं है,
तो इनकी शादी, इनका विवाह कट जाता है। लड़की अस्वीकार कर देती है, कहती है कि ऐसे आवारागर्द छोकरे के साथ शादी करना अनुचित होगा, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। मानो वह स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, मानो वह घृणा का पात्र है, मानो लोग हे दृष्टि से उसको देखते हैं, मानो उसके पास कुछ है ही नहीं, जिसका चरित्र नहीं, उसका कुछ नहीं। लड़की के अनुसार ये रीढ़ की हड्डी से रहित शंकर नाम का वर स्वीकार करने लायक नहीं है। कहानी इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं लड़की के पिता बाबू राम स्वरूप और लड़की की माँ प्रेमा। उसके बाद लड़की के घर का एक नौकर है। दूसरी ओर लड़के के पिता गोपाल प्रसाद, लड़का शंकर। इतने ही पात्र हैं। ये एकांकी व्यंग प्रधान एकांकी है। इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है कि हमारा समाज लड़कियों को हीन भावना से देखता आ रहा है। इसको कोई रोकता नहीं, इसको कोई कुरेदता नहीं, इस पर कोई विचार नहीं करता। इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने का कोई अग्रगण्य नहीं होता, जिससे हमारे समाज में लड़कियों के प्रति, नारी के प्रति हीन भावना आज भी बनी हुई है। इस भावना को त्यागना अति आवश्यक है। इस एकांकी का उद्देश्य है नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। यदि नारी शिक्षित है तो इसका अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। धन्यवाद। इस एकांकी को मैं लाइन बाय लाइन लेकर नहीं चलूँगा। कहानी को कुछ संक्षिप्त में करके मैं अपने अनुसार इस कहानी को लेकर चल रहा हूँ। इसमें पूरी कहानी की झलक आपको मिलेगी, इस पर आप ध्यान देंगे। कहानी पर आधारित ही प्रश्नोत्तर होंगे। कहानी को समझने का प्रयत्न करेंगे। रामस्वरूप के घर में, रामस्वरूप कौन है? लड़की के पिता।
तो एकांकी में नाटक में मंच होता है। फर्स्ट में जैसे पर्दा खुलता है तो मंच पर कौन दिखाई पड़ते हैं? लड़की के पिता राम स्वरूप और लड़की की माँ और साथ में नौकर, इतने ही लोग हैं। मेहमान आने वाले हैं। मेहमान जिस बैठक खाना में आकर के रहेंगे, ठहरेंगे, उसकी विधि व्यवस्था ठीक करने में लड़की के पिता लगे हुए हैं, क्योंकि खास मेहमान है। लड़की जिनकी होती है वही समझते हैं कि मैं किस तरह का खुशामद, किस तरह का स्वागत लड़के पक्ष को करूं कि किसी तरह की असुविधा, किसी तरह का आंतरिक चोट लड़के पक्ष को न आए। इसलिए रामस्वरूप नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी तथा चादर लाने का आदेश देते हैं। नौकर बिछाने की चादर की बजाय मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है। इस पर मालकिन गुस्सा करती हुई वहां आती है। रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है। प्रेमा नौकर को अलमारी से चादर लाने का आदेश देती है। रामस्वरूप कमरे में हारमोनियम भी रखवाते हैं। तभी प्रेमा बताती है कि बेटी उमा तो रूठी हुई है, वह तो पाउडर लगाने को तैयार नहीं है, न शादी के लिए उत्साहित है। रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं, बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पत्नी अपना पल्ला झाड़ती हुई यह काम पति पर डालती है कि उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था, वह एंट्रेंस पास कर लेती, इतना ही काफी था। एंट्रेंस 11वीं कक्षा को कहते हैं। लड़की ग्रेजुएट है, बीए कर गई है। लड़की अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो उसकी शादी करने में भी आजकल, उस समय में, आजकल नहीं, उस समय में काफ़ी परेशानियां होती थी, क्योंकि लड़की की अपेक्षा लड़के की शिक्षा उच्च होनी चाहिए। लेकिन ये जो शादी तय हुई है, लड़की ग्रेजुएट है और लड़का न जाने मैट्रिक है या उतना भी नहीं पढ़ा है, किसी तरह से लड़की के पिता ये जानकारी अपनी पत्नी को भी नहीं देते हैं और लड़के पक्ष को भी नहीं देते हैं
कि उनकी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन इसका पर्दाफाश हो जाता है। बाबू रामस्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें समझाया था कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है, तुम फिर भी एंट्रेंस का मुंह पर ला रही हो। रामस्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं कि वे यूं तो वकील हैं और सभा सोसाइटी में जाते हैं, परंतु बहू अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते। कैसे दकियानुसी ख्याल है, कितने ट्रेडिशनल विचारधारा है, कितनी पिछड़ी विचारधारा के लड़के के पिता हैं, जबकि पेशे से वकील हैं, फिर भी लड़की को ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहते हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की होगी तो कदम कदम पर अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगी। तो अगर इस तरह का वो प्रदर्शन करने लगेगी कि कहीं उसका परिवार में शोषण न हो, उनको हीन भावना से लोग न देखें, तो ऐसी भावना को लड़के के पिता नखरा कहते हैं कि नखरे वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसका नखरा काफ़ी होगा। वो चाहते हैं कि जैसे मैं चाहूँ वैसे लड़की को ले चलूँ, जैसे हल में किसान बैल को नाधता है, जैसे चाहता है वैसे जोतता है, इस तरह से पशु जैसा बर्ताव लड़के के पिता करना चाहते हैं, जो लड़की के हक में अच्छा नहीं है। फिर भी लड़की के पिता ये सब कुछ जानते हुए भी इस तरह की शादी करके लड़की का बोझ अपने सिर से हटाना चाहते हैं। भले लड़की का शोषण हो, लड़की के साथ जुल्म हो, लड़की के साथ अत्याचार हो, लेकिन लड़की हमारे माथे का बोझ न हो, ये पुरानी विचारधारा कितनी गंदी है। गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन होता है। किनके घर? लड़की के पिता रामस्वरूप के घर। नौकर बताता है कि बाहर कोई अतिथि आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक जगह पर रखते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। तैयारी में किसी तरह की असुविधा न हो। टोस्ट आया है तो मक्खन नहीं है, इसलिए तुरंत मक्खन लाने के लिए रामस्वरूप नौकर को भेजते हैं कि जाकर बाजार से, दुकान से मक्खन लाओ। नौकर भागे भागे जाता है। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं, रामस्वरूप के घर में आते हैं। रामस्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं।
लड़के शंकर की रीढ़ कुछ झुकी हुई है। कुशल क्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि अब उसकी पढ़ाई का आखिरी साल होगा। शंकर बताता है कि नहीं, उसके 2 साल और शेष है। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था। कहने का मतलब लड़का तो पढ़ने वाला था नहीं, इसलिए लड़के की बात को लड़के के पिता ढकते हैं कि इस पढ़ाई लिखाई की बात पूर्णतः उजागर न हो, लड़के का पोल न खुले, इसलिए बात बदल देते हैं। गोपाल प्रसाद बहुत चालाक हैं, पेशे से वकील हैं, लड़के के पिता हैं। कहते हैं गोपाल प्रसाद अपने जमाने की बात याद करते हुए कहते हैं, वे इस जवान उम्र में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर भी खाने के समय भूख लगती थी। उस जमाने में आज की तरह खेल की सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत थी। फिर वे पढ़ने लिखने का रूप दिखाते हैं कि वे एक बार पढ़ने बैठते तो 12 घंटे पढ़ते रहते थे। उनके जमाने का मैट्रिक पास भी आज के एमए से अच्छी अंग्रेजी लिखता है। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते हैं। शंकर ही करता है, मैंने शंकर को कुछ बोलने नहीं आता है, केवल हंस करके अपना विचार प्रकट करता है। अचानक गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। रामस्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर घबरा जाते हैं। फिर वह पीछे वाले कमरे से चाय और मिठाई नाश्ते की ट्रे उठाने चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर को कहते हैं, मकान वकान देखकर तो हैसियत तो ठीक ही लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहते हैं, बैकबोन सीधी करने के लिए। इधर उधर की गप्पों के चलते लड़की की खूबसूरती का चर्चा होने लगती है। रामस्वरूप कहते हैं कि हमारे जमाने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछते हैं, शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बात को काटते हुए कहते हैं, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह लगाना पड़े, क्योंकि घर की औरतें राजी नहीं होती। गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में स्पष्ट कहते हैं, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। कौन भुगतेगा उसके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। उनका बेटा शंकर भी समर्थन करता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। कहने का मतलब लड़के और लड़का के पिता दोनों चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी न हो, खूबसूरत हो, कामकाज करने वाली हो, घर गृहस्थी संभालने वाली हो, लेकिन मैट्रिक पास हो या बिल्कुल भी नहीं पढ़ी लिखी हो तो और अच्छा। कहने का मतलब नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा की तस्तरी लेकर वहां आती है। उसके कपड़े सादे हैं, गर्दन झुकी हुई है और आंखों पर चश्मा है। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप सफाई पेश करते हैं, पिछले महीने में इसकी आंखें
दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। चश्मा, देहाती आदमी चश्मा देखते हैं तो उस व्यक्ति को अंधे समझते हैं कि चश्मा लग गया तो इसकी आंख गायब हो गई, इसको दिखता नहीं है। बहुत से लोग तो चश्मे वाले को अंधे कहते हैं। चश्मा एक तरह से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गिराता था उस जमाने में, क्योंकि चश्मा है तो रोशनी नहीं है। इसलिए रोशनी के अभाव में ही न चश्मा है। कहने का मतलब कि इसे दिखता नहीं है। राम स्वरूप के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरा पसंद आता है। वे उमा को कुछ गाने के लिए कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। खूब तल्लीनता से उमा गीत गाती है, गीत सुनाती है। उसके पास गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि पेंटिंग वगैरह भी जानती है। इस पर राम स्वरूप लड़की की बात को ढकते हुए कहते हैं कि जितने कमरे में फोटो तस्वीर टंगी हुई है सब इसी की बनाई हुई है। सिलाई करने में भी माहिर है, यहाँ तक कि मेरे भी कमीज, जो मैं कमीज पहना हूँ इसी ने सिल डाली है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, मेरी कुछ इनाम विमान भी जीतते हैं? गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि बेटी कुछ इनाम वगैरह भी तुमने जीती हो? उमा चुप रहती है। राम स्वरूप सफाई देती है, ये बेचारी शर्माती है। गोपाल प्रसाद रूखे स्वर में कहते हैं, जरा इसे भी कुछ मुंह खोलना चाहिए। उमा दृढ़ स्वर में कहती है। उमा को लड़के की पिता का हाव भाव ठीक नहीं लगता है, तो क्या उमा बोलने वाली नहीं थी मुखर थी। उसको बर्दाश्त नहीं होता है तो वह कहती है, बाबूजी जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आई तो अच्छा, वरना हे महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिसे कसाई अच्छी तरह देखभाल करके ठेहे पर लाता है। गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते हैं। उमा कहती है, और आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद पूछते हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा कहती है, हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की है, न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल है। गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते हैं। वे इसे सरासर धोखा कहते हैं और जाने को तैयार हो जाते हैं। उमा आखिरी चोट करती हुई कहती है, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर वापस चले जाते हैं। राम स्वरूप थम से सोफे पर बैठ जाते हैं। राम स्वरूप को एक तरह से बहुत आघात पहुंचता है कि बहुत बने बनाए शादी की बात आज कैंसिल हो गई। ये उनको बर्दाश्त नहीं होता है
अब उन्हें लगता है कि लड़की की शादी पहाड़ जैसा महसूस होती है। ऐसे पिता यदि समाज में आज भी हैं, तो समाज पतन की ओर पतनोन्मुख हो रहा है। इसका मतलब पतनोन्मुख मतलब पतन की ओर अग्रसर। इसलिए चाहे लड़की के पिता हो या लड़के के पिता हो, सबको ये समझौता करके चलना चाहिए कि यदि लड़की पढ़ी लिखी है तो अच्छी है, शादी करनी चाहिए। रूप कोई मायने नहीं रखता। हाँ, कुरूप नहीं होना चाहिए। और यदि लड़की पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, होनहार है, तो उसको ही दहेज मान लीजिए। इससे समाज का उत्थान होगा, समाज का विकास होगा, हमारी पुरानी विचारधाराओं का पतन होगा, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब मैं इस पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? उत्तर पर ध्यान देंगे। प्रश्न पहला का उत्तर, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। वे याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वे अपने आप मन में आती हैं, परंतु इन तुलनाओं का दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखलाना गलत है। यह तर्कसंगत नहीं है। दूसरा प्रश्न, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? दूसरा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, राम स्वरूप अपनी बेटी को बीए पढ़ाता है। वह उसे उच्च शिक्षा दिलवाना और पवित्र कर्तव्य मानता है, परंतु जब उनके विवाह का समय आता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। वह बात बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी, प्रश्न करेगी तथा उन्हें चुनौती देगी। वे इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। इस कारण राम स्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है। उन्हें विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर तीसरा का इस प्रकार है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे। वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बातें करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। उसमें जो जो गुण है उन्हें ठीक तरह प्रकट करे ताकि वह
होने वाले पति और ससुर को पसंद आ गए और उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी लड़की होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इस प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखाना भी धोखे में रखने जैसा है। रामस्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। गोपाल प्रसाद, उत्तर है गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, इसलिए वे बातचीत के बीच में कहते हैं, चलो अब बिजनेस की बात कर ली जाए। शादी को व्यवसाय मानना पाप है। इससे मानव तथा मानवीय संबंधों की गरिमा कम होती है। व्यक्ति वस्तु में बदल जाता है। शादी एक व्यापार या धंधा बन जाता है। इससे विवाह में हानि लाभ की भाषा में बातें होती हैं। संबंधों की मधुरता नष्ट हो जाती है। रामस्वरूप का अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाना और फिर उसकी शिक्षा को छिपाना भी गलत है। उसे अपनी सुशिक्षित बेटी पर गर्व होना चाहिए। उसने समाज की धारणा के विपरीत उसे पढ़ाया लिखाया तो सही, किंतु जब इस कारण रास्ते की बाधाएं आई तो रेत में मुंह छिपाने लगा। उसका यह व्यवहार कायरतापूर्ण है। उसे समाज में मजबूती से खड़ा होकर उसके लिए योग्य और स्वाभिमानी वर की तलाश करनी चाहिए। जहाँ तक दोनों के समान रूप से अपराधी होने की बात है, गोपाल प्रसाद अधिक बड़ा अपराधी है। गेंद उसके पाले में है। रामस्वरूप तो उस जैसे लोगों की प्रतिक्रिया पर जीवित है। रामस्वरूप की मजबूरी फिर कम बुरी है। उसका बस चलता तो वह गोपाल प्रसाद जैसे ढोंगियों की बखिया उखाड़ कर देता, परंतु इससे उनकी कन्या की जिंदगी खराब हो सकती है। रीढ़ की हड्डी पाठ का सारांश इस प्रकार है। रामस्वरूप के घर मेहमान आने वाले हैं। उनकी लड़की की शादी करनी है। रामस्वरूप की लड़की की शादी तय हुई है। लड़की को देखने के लिए लड़के पक्ष के लोग यानी लड़का के पिता और लड़का रामस्वरूप के घर आने वाला है। रामस्वरूप बेचारे मेहमान के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। मेहमानों का आगमन होता है। मेहमान गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता हैं और लड़का जिसका नाम शंकर है, लड़की के पिता के यहाँ आते हैं। लड़की के पिता आदर सत्कार से उन्हें बैठाते हैं। बैठाने के बाद नाश्ता पानी मंगाते हैं। इसी क्रम में
लड़की के पिता लड़का से कुछ पढ़ाई वगैरह की बात पूछना चाहते हैं, लेकिन उसकी बातों को लड़के के पिता ऊपर ऊपर ही अपने हाथों में ले लेते हैं और बोलने लगते हैं। यानी कि लड़का का कहीं पर्दाफाश न हो, इसकी पढ़ाई का पोल न खुले, इसके बावजूद लड़की के पिता वहां से कुछ हटते हैं, कुछ और सामान लाने के लिए जाते हैं। लड़का और उसके पिता आपस में बात करते हैं। हैसियत तो ठीक है, घर मकान ठीक ही दिखता है। अब देखा जाए लड़की कैसी है। लड़की का आगमन होता है, लड़की सुशील रूप में लड़के के पिता के सामने आती है, उससे बहुत कुछ पूछते हैं, उलट फेर करके देखते हैं। ये हाव भाव लड़की को पसंद नहीं है। लड़की की पढ़ाई लिखाई के बाद में सिलाई की बात पूछते हैं, घर गृहस्थी के बारे में पूछते हैं। लड़की शर्माती है, कम बोलना चाहती है। उसके पिता ही उसकी बातों को रखते हैं। तब लड़के के पिता विरोध करते हैं, कुछ मुखातिब होने दीजिए, कुछ लड़की को बोलने दीजिए। लड़की को बर्दाश्त नहीं होता है, वह बोलना शुरू करती है, कहती है कि जैसे आप मेरे खरीदार बनकर आए हैं, उस तरह से पेश हो रहे हैं। खरीदार व्यक्ति ग्राहक से बोलता है, वस्तु से नहीं बोलता है। फिर आप वस्तु से भी बोलते हैं, कहने का मतलब उतना मेरा दर्जा गिरा हुआ है। लड़की की उपेक्षा जब होने लगता है तो लड़की भी लड़का की बातों को उगल देती है और अपनी पढ़ाई की बात करती है कि मैं बीए पास हूँ। जब बीए पास सुनते हैं लड़के के पिता तो उनके पांव उखड़ जाते हैं, जाने को तैयार हो जाते हैं। तो लड़की जाते जाते उनसे बोल देती है कि जरा अपने साहबजादे को भी देखिए कि ये लड़कियों के इर्द गिर्द हॉस्टल के सामने क्यों घूम रहे थे और किस तरह से इनकी मरम्मत हुई, किस तरह से इनको भगाया गया। जरा इसका ख्याल कीजिएगा कि आपके लड़के का रीढ़ की हड्डी है या नहीं। धन्यवाद।